परिसंचरण तंत्र में अब हम पढ़ रहे हैं लसिका तंत्र। अब आप लोगों को जैसा कि पहले ही बताया था कि जिन प्राणियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है उन प्राणियों में रक्त या जो भी देहगुह्य द्रव होता है वो देहगुह्य द्रव सीधा कोशिकाओं के संपर्क में नहीं आता। अब जब द्रव कोशिकाओं के संपर्क में ही नहीं आता तो फिर ये रक्त किस प्रकार से उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति कर पाएगा। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही ये जो धमनी है इस धमनी का जो रक्त होगा इस रक्त में ऑक्सीजन भी होगी और इसी रक्त में पोषक पदार्थ भी होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो धमनियां है ये धमनियां जैसे ही अंगों में आती है तो अंगों में आने के पश्चात इन धमनियों से क्या हो जाएगा, धमनियां किस में बट गई, केशिकाओं में। अब आपको जैसा कि पहले ही बताया है कि ये जो केशिकाएं हैं इन केशिकाओं का स्तर केवल और केवल किसका बना होता है, एंडोथेलियम का। एंडोथेलियम किसकी बनी हुई है, सल की उपकला। और सल की उपकला से आराम से कौन सी क्रिया होती है, विसरण। सही है। तो यहाँ पर ये केशिकाएं किसकी बनी हुई है, सल की उपकला। और इस सल की उपकला के द्वारा आसानी से क्या हो सकता है, विसरण की क्रिया हो सकती है। अब देखो यहाँ से ये जो रक्त आया था इस रक्त का यहाँ से छन ना होता है, यानी रक्त यहाँ से छनता है और रक्त छन कर इस रक्त का भाग आकर इन कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है, इन कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है इसको कहते हैं अंतराल। क्या कहेंगे, अंतराली अवकाश। ठीक है। अब ये जो अंतराली अवकाश है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये द्रव छनकर जो आया है ये छनकर आने वाला द्रव इस अंतराली अवकाश में जमा हो जाएगा। अब ये जो द्रव आया है इसी द्रव में, ध्यान से सुनना, अब ये अंतरालों में ये द्रव जैसे ही भर जाएगा तो इसी द्रव को अब कहेंगे अंतराली द्रव। तो आपको पता चल गया होगा अंतराली द्रव इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां से आया है। जैसे ही रक्त वाहिनियां या धमनियां अंगों में पहुंचती है, अंगों में पहुंचने के पश्चात ये केशिकाओं में विभक्त हो जाएगी। केशिकाओं में विभक्त होने के बाद में केशिकाओं से विसरण के द्वारा रक्त का द्रव भाग अलग होकर कोशिकाओं के बीच के अवकाश में चला जाता है और क्या कहलाता है, अंतराली द्रव। अब ये जो अंतराली द्रव है इस अंतराली द्रव में ऑक्सीजन भी है, इस अंतराली द्रव में पोषक पदार्थ भी है। ठीक है। इसके अंदर कुछ डब्ल्यूबीसी भी होती है परंतु इसमें आरबीसी एब्सेंट, बड़ी प्रोटीन एब्सेंट। ठीक है, बड़ी प्रोटीन एब्सेंट, ये सारी की सारी चीजें इसमें एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसमें सोल्ट, लवण भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें हार्मोन, अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। अब ये अंतराली द्रव जैसे ही इन कोशिकाओं के बीच में आ गया तो अब कोशिकाएं क्या करेगी, इस अंतराली द्रव से पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगी। ठीक है, तो ये अंतराली द्रव से पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेगी और बदले में उस अंतराली द्रव में कोशिकाएं क्या क्या डाल देगी, उस अंतराली द्रव में कोशिकाएं CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को डाल देगी। समझ में आई वाली बात। तो अब अंतराली द्रव इस रक्त और कोशिकाओं के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान का काम करता है। अब अगर यदि मान लो इस अंतराली द्रव को वापस रक्त में नहीं पहुंचाया गया तो संबंधित अंगों में तो अंतराली द्रव की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और रक्त में द्रव की मात्रा कम हो जाएगी। तो अब इन अंगों में पतली पतली इस प्रकार से छोटी छोटी वाहिनियां होती है और ये जो छोटी छोटी वाहिनियां होती है इन्हीं छोटी वाहिनियों को कहते हैं लसिका वाहिनियां, लिम्फ डक्ट। क्या कहेंगे, लसिका वाहिनियां। अब जब ये अंतराली द्रव जैसे ही इन लसिका वाहिनियों में आता है तो इसी अंतराली द्रव के लसिका वाहिनियों में आते ही इसको हम लसिका कहेंगे। समझ में आ गई वाली बात। तो लसिका का निर्माण कैसे हुआ कि ऊतकों में केशिकाएं, केशिकाओं से छनकर अंतराली द्रव बना, अंतराली द्रव कोशिकाओं के बीच में गया, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों अंतराली द्रव से ले लिए और बेचारे को CO2 और अपशिष्ट पदार्थ पकड़ा दी। अब ये जो अंतराली द्रव है ये अंतराली द्रव छोटी छोटी नलिकाओं में आ जाता है जिनको क्या कहेंगे, कहते हैं लसिका वाहिनियां। और लसिका वाहिनियों में आने के पश्चात ही अंतराली द्रव को लसिका कहते हैं। अब ये जो लसिका है क्या इस लसिका में अंतराली द्रव की तरह पोषक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी, नहीं। तो इसमें
लसिका में CO2 ज्यादा, इसके अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा भी क्या होगी, अपशिष्ट पदार्थ भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से अंतराली द्रव अब कोशिकाओं के CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अच्छा, क्या इसका रंग रक्त की तरह लाल होगा? नहीं होगा। यह भी कैसा होता है, रंगहीन प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर RBC उपस्थित नहीं है। अच्छा, इसके अंदर और कौन उपस्थित होती है, WBC उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने WBCओं में बताया है कि जो कुछ WBC, विशेष प्रकार के WBC जैसे न्यूट्रोफिल, वो केशिकाओं को पार करके ऊतकों के मध्य चली जाती है। और ये WBC जो उपस्थित है, ये किस में सहायता करवाती है, प्रतिरक्षा में। ठीक है। अब यहाँ पर ये लसिका जो है, इस लसिका को वापस इन लसिका वाहिनियों के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो लसिका वाहिनियां होती है, इनकी भित्ति, ध्यान से सुनिएगा, इनकी भित्ति सिराओं के समान होती है। किसके समान होती है? सिराओं के समान। अच्छा, सिराओं के समान होने का कारण क्या है? क्योंकि इनमें भी जो लसिका है, उस लसिका का दाब क्या होता है, कम। अच्छा, इनके अंदर भी सिराओं की तरह अत्यधिक मात्रा में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि लसिका के पश्च प्रवाह है, बैकफ्लो को रोकने का काम करवाते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त इनमें खुद का संकुचन भी नहीं होता, संकोचन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, रक्त वाहिनियों में तो रक्त हृदय के दाब के कारण प्रवाहित होता है, फिर लसिका वाहिनियों में लसिका का परिवहन किसके कारण होगा? समझ रहे हो इस चीज को, कि रक्त वाहिनियों में जैसे यहां से जो हृदय पीछे से दाब लगा रहा है, उसके कारण रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है, लेकिन लसिका वाहिनियों में फिर लसिका का प्रवाह है कैसे होगा? इनमें तो संकुचन की क्षमता भी नहीं होती। तो आपको मैं बता दूं कि जब हम गति कर रहे होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस समय हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, संकोचन। अब जब मांसपेशियों में संकोचन होगा, तो उन मांसपेशियों में पाई जाने वाली लसिका वाहिनियों पर दबाव पड़ेगा, और उसी दाब के कारण लसिका का परिवहन होता है। और उस परिवहन के समय ये जो लसिका वाहिनियों के कपाट है, ये कपाट एक बार पहुंचने के बाद में लसिका को वापस पीछे की ओर आने से रोकने का कार्य करवाते हैं। अब लसिका वाहिनियों की जब बात करते हैं, तो एक लसिका वाहिनी हमारे बाएं पैर से और दूसरी लसिका वाहिनी दाएं पैर से। दोनों लसिका वाहिनियां, जैसे मान लो ये यहाँ पर, ये जो लसिका वाहिनी है ये बाएं पैर की है, और ये दूसरी जो लसिका वाहिनी है, ये दूसरी लसिका वाहिनी दाएं पैर की है। अब दोनों की दोनों लसिका वाहिनियां ये आ जाती है उदर भाग में। कौन सा भाग है ये? उदर भाग। ठीक है, अब उदर भाग में एक बड़ी संरचना का निर्माण करवा लेती है। उस बड़ी संरचना को कहते हैं सिस्टर्ना काइली। क्या कहते हैं? सिस्टर्ना काइली। इसको लसिका हृदय भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से पैर की लसिका वाहिनी है? ये मान लो दाहिने पैर की, दायां पैर। और ये कौन से पैर की है? बाएं पैर की। अब ये जो लसिका वाहिनियां है, इन लसिका वाहिनियों में बीच बीच में इस प्रकार से कुछ गांठें भी पाई जाती है, जिनको कह देते हैं लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड्स आप समझ गए होंगे, प्रतिरक्षा में सहायता करवाती है, क्योंकि इनमें लिम्फोसाइट पाई जाती है। अब ये जो लसिका वाहिनी है, इससे उत्पन्न होती है कौन? वक्षीय वाहिनी। वक्षीय वाहिनी। ठीक है, अब ये जो वक्षीय वाहिनी है, थोरेसिक डक्ट है, ये वक्षीय वाहिनी ये जाकर खुल जाती है अपने ओर की सिराओं में। ठीक है, सब क्लेवियन सिराओं में, जो कि क्लेविकल के पास में पाई जाती है, सब क्लेवियन सिरा। और यहां से लसिका वापस किस में चला जाएगा? यहां से लसिका वापस रक्त में प्रवाहित हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? तो लसिका तंत्र क्या होता है? लसिका तंत्र का कार्य क्या है? ऊतकों के बीच में पाए जाने वाले अंतराली द्रव को वापस रक्त प्रवाह में लाकर डालना। ठीक है, अब एक लसिका वाहिनी बाएं पैर से, एक लसिका वाहिनी दाएं पैर से। दोनों लसिका वाहिनियां एब्डोमिनल पार्ट में सिस्टर्ना काइली का निर्माण करवाती है। सिस्टर्ना काइली यहां से इस लसिका को लाकर सब क्लेवियन सिरा में डाल देता है। अब ये तो हो गई बाई वाली लसिका वाहिनी। एक होती है दाई। दाई वाली लसिका वाहिनी छोटी होती है, जो कि अपर एब्डोमिनल पार्ट से यानी दाएं वाले भाग से लसिका को इकट्ठा करके किस में डाल देती है? दाई सबक्लेवियन सिरा में डाल देती है। आपको याद हो तो पाचन तंत्र में जब मैंने वसा का अवशोषण बताया था, तब आपको कहा था कि वसा का परिवहन लसिका वाहिनियों के द्वारा होता है। तो लसिका वाहिनियों के द्वारा हार्मोनों है, पाचित पदार्थों का भी परिवहन
होता है। तो इस प्रकार से लसिका वाहिनी क्या काम करवाती। अच्छा, कई बार आपने सुना भी होगा कि जब हम जैसे पैरों को लटका कर बैठ जाते हैं तो कुछ समय पश्चात पैरों में सूजन आ जाती है। कारण क्या है कि हम लटका कर निरंतर बैठे हैं, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लसिका नीचे की ओर एकत्रित हो जाएगा तो सूजन आ जाएगी, और जब हम चलते हैं तो चलने से फिर मांसपेशियों में संकुचन होगा और लसिका का ट्रांसपोर्टेशन होने से वापस से सामान्य क्रिया हो जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं हृदय की क्रियाओं का नियमन कि हृदय का कंट्रोल किस प्रकार से होता है। तो आपको मैंने कहा है कि हमारा जो हृदय होता है कशेरुकियों का, ये होता है पेशीय जनित, यानी इसका रेगुलेशन तंत्रिकाओं के द्वारा नहीं होता। ये अपना नियमन खुद करता है, स्वतः नियंत्रित होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है, ऑटो रेगुलेटेड। ठीक है, लेकिन फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जैसे हम कभी मेहनत करते हैं तो हृदय की धड़कन, दौड़ लगाते हैं तो हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो वो सारा कार्यक्रम किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा बता रहा हूँ हृदय का नियमन। तो अब देखो, ये हमारे मस्तिष्क का पीछे वाला भाग है। मस्तिष्क का सबसे अंतिम जो भाग है वो अंतिम भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, अब ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, इस मेडुला ओब्लोंगेटा में दो केंद्र होते हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इनमें एक तो होता है संनमक, यानी हृदय की क्रियाविधि को कम करने वाला, और एक होता है प्रेरक, यानी एक तो कार्डियो एक्सिलरेटरी और एक होता है संनमक केंद्र। कहां पर है? मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगेटा में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि होता क्या है। आपको मैंने श्वसन वाले पाठ में भी बताया था, अध्याय में बताया था कि जो दैहिक ग्रीवा चाप होता है, उस दैहिक ग्रीवा चाप पर रसायन संवेदी होते हैं। रसायन संवेदी जो किस किस के लिए होते हैं? पीएच के लिए होते हैं, H+ के लिए होते हैं और CO2 के लिए सेंसर होते हैं। अब देखो, जब हम अधिक वर्क करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे तो ऑक्सीजन ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा, ऑक्सीजन की खपत ज्यादा तो CO2 का उत्पादन ज्यादा, CO2 ज्यादा तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच की मात्रा कम। तो ये केंद्र क्या हो जाएंगे? उत्तेजित हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर यदि मान लो रक्त में दाब कम हो गया तो ये जो कैरोटिड धमनी होती है, इसी के पास में पाए जाते हैं दाब ग्रही। तो ये जैसे ही दोनों उत्तेजित होंगे, अब रक्त में देखो CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, तो अब यहां से ये सूचना जाती है संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा, क्योंकि किसी भी अंग से सूचना को लाने ले जाने का कार्य कौन सी तंत्रिका करके सूचना को CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर कौन ले जाती है? संवेदी तंत्रिका। अब यहां से देखो, CO2 को हटाने के लिए यानी अंगों में ऑक्सीजन की तेज सप्लाई करने के लिए हृदय की धड़कन तीव्र होनी चाहिए, तो यहां से सूचना जाती है प्रेरक केंद्र में। ठीक है, अब ये जो प्रेरक केंद्र है, ये प्रेरक केंद्र सूचना भेजता है किसको? एक भाग होता है ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे आगे तंत्रिका वाले अध्याय में। एक तो होता है सिंपैथेटिक अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी। कितने केंद्र हो गए? दो। ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहां से ये जो ANS है, किसका पार्ट है? तंत्रिका तंत्र का। तो अब जो प्रेरक केंद्र से जो सूचना आई है, वो सूचना आकर क्रिया करती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पर। अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यहां से सूचना प्रसारित करता है किसके पास में? SAN के पास में। ठीक है, अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र SAN, ठीक है, SAN के पास कौन सी सूचना दे रहा है? उत्तेजक सूचना, यानी तीव्रता बढ़ाने वाली सूचना। तो अब हार्ट रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, हार्ट रेट बढ़ गई, ठीक है, तो अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हार्ट रेट इनटू प्रवाह आयतन क्या होता है? हृदय निकास। तो हार्ट रेट ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट यानी हृदय निकास की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ से अंगों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगी, CO2 का तेजी से ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ब्लड में CO2 की वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो दाबग्राही है, उस दाबग्राही पर दाब का मान भी नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर यदि मान लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो उस समय भी फिर हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट। तो अब यहाँ पर दाबग्राही पर, इस पर अत्यधिक दाब उत्पन्न हो रहा है, दाबग्राही पर
अत्यधिक दाब उत्पन्न हो रहा है। अब अत्यधिक दाब उत्पन्न हो रहा है या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो अब अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कम में पार पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ऊर्जा का कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, CO2 का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो अब हृदय की धड़कन को एक्सरसाइज वाले की तुलना में सामान्य करना है। तो अब यहाँ से ये दाब अधिक होने पर ये सूचना जाती है संदमक केंद्र के पास में। अब ये जो संदमक केंद्र है, ये संदमक केंद्र यहाँ से सूचना भेजता है परानुकंपी तंत्रिकाओं को। अब ये परानुकंपी तंत्रिका ये काम करवाती है SAN का संदमन। अब SAN का जैसे ही संदमन हुआ तो संदमन होते ही हार्ट रेट क्या हो जाएगी? कम। हार्ट रेट कम हो गई तो हृदय निकास का मान भी कम हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा का जो एक्सक्लेरेटरी सिस्टम है वो अनुकंपी तंत्रिकाओं की क्रिया के माध्यम से ऐसे को बढ़ाकर हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, जबकि जो संदमक इनहिबिटरी जो सेंटर है वो परानुकंपी के माध्यम से SAN का संदमन करके हृदय के संकुचन की दर को कम करता है। इसी प्रकार से आप आगे और पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। ये है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इस एड्रिनल ग्रंथि का जो आंतरिक भाग होता है वो कहलाता है मेडुला, यानी एड्रिनल मेडुला। ये जो एड्रिनल मेडुला है, इस एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब ये एपिनेफ्रिन आप लोगों ने इसका सामान्य नाम सुना होगा एड्रीनलिन, ऑब्वियसली सुना होगा। तो एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन। अब ये एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन ये क्या काम करवाता है? ये SAN का प्रेरण करवाता है। अब SAN का जैसे ही प्रेरण करवा दिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? SAN का प्रेरण होने से हार्ट रेट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब क्यों? क्योंकि ये जो एड्रिनल मेडुला से ये हार्मोन एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन ये कब निकलते हैं? ये निकलते हैं विपरीत तनाव परिस्थितियों में, यानी भय, क्रोध, उत्तेजना के समय, और उस समय अधिक मात्रा में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण ये एड्रेनलिन SAN का प्रेरण करके हार्ट रेट को बढ़ा देता है और हार्ट रेट बढ़ने से कार्डियक आउटपुट का मान भी बढ़ जाता है, जिससे अंगों में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति बढ़ जाती है। अब ये हमने परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त का संगठन, हृदय, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लोटिंग, सारी की सारी क्रियाएं पढ़ ली। अब क्या हमेशा इस परिसंचरण तंत्र में कोई विकृतियां उत्पन्न नहीं होती है? हमेशा यही सामान्य कार्य करता है? नहीं, इस परिसंचरण तंत्र में भी कई विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। अब ये विकृतियां क्या होती है यह हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। तो अब पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र की विकृतियां। अब हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र की विकृतियां। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, विकृतियां मतलब इसके परिसंचरण तंत्र में, हृदय में या रक्त में किसी प्रकार के उसके कंपोजिशन में या उसकी क्रियाओं में परिवर्तन होने के कारण उसकी दक्षता या उसकी कार्यविधि में अंतर आना ही क्या कहलाएगा? विकृतियां। अब ये विकृतियां कौन कौन सी है? तो पहली विकृति है ब्रेडीकार्डिया। अब देखो, ब्रेडी का मतलब होता है कम, कार्डिया का मतलब हार्ट बीट। तो यहाँ पर हृदय की दर, हृदय संकुचन दर या हृदय दर कम होना, यानी हृदय के संकुचन की दर कम होना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। यानी जैसे जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा था, अगर यदि उसमें हृदय की धड़कन 60 हो जाए, हृदय की धड़कन 65 हो जाए, तो ये कहलाता है ब्रेडीकार्डिया, यानी एक नॉर्मल रेट से हृदय की संकुचन दर कम होना। इसी प्रकार से फिर दूसरा है टेकीकार्डिया। इसमें हृदय दर क्या हो जाएगी? हृदय दर अधिक हो जाएगी, यानी सामान्य अवस्था से 72 से 75 हो जाए, 80 हो जाए, तो इस प्रकार से हृदय के संकुचन की दर का बढ़ना टेकीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया में तो संकुचन की दर कम, टेकीकार्डिया में संकुचन की दर अधिक हो जाएगी। अब उसके बाद में आता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। अब सुनिए, जैसे कि आज हम सभी जानते हैं, हर गांव में, शहर में, हर घर में लगभग ऐसे कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है। अब ये ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, इसको नापा कैसे जाता है? तो ब्लड प्रेशर को जो नापने वाला उपकरण होता है उस उपकरण को कहते हैं स्पिगमेनोमीटर।
ब्लड प्रेशर किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है? स्पिगमेनोमीटर। और इस स्पिगमेनोमीटर के द्वारा आप लोगों ने डॉक्टर के पास में देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर की शिकायत करते हैं तो डॉक्टर बाजू पर एक पट्टा सा बांध के फिर उसके सामने एक छोटी वॉच होती है, उस वॉच में वो देख रहा होता है और सामने की ओर एक HG यानी पारे से भरा हुआ एक ट्यूब सी होती है, उसके अंदर पाठ्यांक लिखे होते हैं। तो ये उपकरण होता है स्पिगमेनोमीटर और इसको नापा कहाँ पर जाता है? बाजू यानी यहाँ पर बाहों की धमनी में, और इस धमनी को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कह देते हैं ब्रेंकियल आर्टरी। तो ब्लड प्रेशर को किस में नापा जाता है? स्पिगमेनोमीटर के द्वारा ब्रेंकियल आर्टरी में। अब ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? अब डॉक्टर जब भी लिखता है तो जैसे 120/80 mmHg, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर यदि मात्रा कम ज्यादा होती है तो 110/70 mmHg, ज्यादा होती है तो 130/90 mmHg। तो ये एक्चुअल में होता क्या है समझिए, ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोगों को मालूम हो तो अपना हृदय, अब हृदय में ये है दायां निलय और ये बायां निलय। बायां निलय से उत्पन्न होती है महाधमनियां। अब ये धमनियां यहाँ से रक्त लेकर कहां पर चली जाती है? अंगों में, ठीक है। अब यहाँ पर हृदय में जैसे ही संकुचन होगा तो आप लोगों को मालूम हो तो निलय संकुचन, अब जैसे ही निलय संकुचन के समय, ध्यान सुना, निलय संकुचन के समय रक्त किसमें जाता है? धमनी में। अब रक्त धमनी में जाएगा, धमनी में प्रवेश, तो आपको मालूम होना चाहिए धमनियों की भित्ति एकदम प्रत्यास्थ होती है। तो अब प्रत्यास्थ होते जैसे उसका ल्यूमेन छोटा था, अब तेजी से रक्त जाएगा तो वो रक्त धमनी की भित्ति पर दाब उत्पन्न करेगा। तो प्रवेश से धमनी की भित्ति पर क्या उत्पन्न होगा? भित्ति पर दाब, ठीक है। अब भित्ति पर जब दाब उत्पन्न हो रहा है तो यही दाब कहलाता है संकुचन दाब, और इस संकुचन दाब को कहते हैं अंग्रेजी में सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है, यही सिस्टोलिक प्रेशर शुद्ध ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहिए SP, और इस SP का मान होता है सामान्य अवस्था में 120 mmHg। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे ही निलय में संकुचन हुआ, निलय में संकुचन होते ही रक्त तेजी से किस में जाएगा? धमनियों में, तो धमनियों की भित्ति पर दाब लगाएगा। अब धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ है तो वो भी उसके विपरीत दाब लगाएगी, और यही दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर SP, जिसका मान सामान्य अवस्था में 120 mmHg होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अब जैसे ही निलय शिथिल होंगे तो अब निलय से लगातार जो आने वाला रक्त है वो कंटिन्यू एक समान नहीं आता, वो झटके के साथ में प्रवाहित होता है कि जैसे संकुचन हुआ तो गया, फिर उसके बाद में रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर संकुचन हुआ फिर जाएगा। समझ में आई वाली बात? तो अब क्या होगा, ये तो हो गया संकुचन के समय। अब निलय शीतलन के समय, निलय शीतलन के समय, अब निलय शीतलन के समय रक्त का प्रवाह है, धमनी में रक्त प्रवाह है नहीं है, धमनी में रक्त का प्रवाह है नहीं है। अब धमनी में रक्त का प्रवाह नहीं है तो अब बताओ, लेकिन धमनी में रक्त तो भरा है कि नहीं भरा? क्यों? क्योंकि धमनी खाली हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके मुंह जो हृदय में खुलने वाला स्थान है वहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो अब प्रवाह नहीं है, परंतु जो रक्त धमनी में भरा है, रक्त द्वारा दाब जो अब लग रहा है, यह दाब कहलाता है शीतलन दाब, और इस शीतलन दाब को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो डायस्टोलिक प्रेशर यानी जब धमनियां निलय जब शिथिल हो रहे हैं तो धमनियों की भित्ति पर लगने वाला दाब तो क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर। इसको क्या शॉर्ट में क्या लिखते हैं? DP, और इसका मान होता है 80 mmHg, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा आप लोगों को ये रक्तदाब क्या होता है कि जब निलय के संकुचन के समय अचानक तेजी से रक्त जाता है तो रक्त जाने पर धमनियों की भित्ति पर दाब लगेगा, तो उस दाब को तो कह देते हैं संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब शीतलन के समय धमनियों में रक्त जा नहीं रहा लेकिन जो रक्त भरा हुआ है उस रक्त के द्वारा पड़ने वाले दाब को शीतलन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और इसका मान होता है 80 mmHg, ठीक है। अब इस सिस्टोलिक प्रेशर का मान 130 से ज्यादा होना, इस डायस्टोलिक का मान 90 से अधिक होना, यही कहलाता है उच्च रक्तदाब, और इनके मान कम होना यह कहलाता है निम्न रक्तदाब। अब देखो यहाँ पर ये जो SP है यानी सिस्टोलिक प्रेशर और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम नाड़ी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाड़ी दाब। और नाड़ी दाब को अंग्रेजी में कहते हैं पल्स प्रेशर।
पल्स प्रेशर, ठीक है। अब पल्स प्रेशर जो है ये कितना है, सिस्टोलिक 120 mmHg, डायस्टोलिक कितना है 80, तो नाड़ी दाब कितना हो जाएगा 40 mmHg। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाड़ी दाब कैसे नापते हैं, तो आप लोग कई बार जब हम आयुर्वेदिक वैद्य के पास में दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कलाई पर ऐसे हाथ लगाकर उस नाड़ी को पकड़ने का या नाड़ी में दाब ज्ञात करता है। तो ये नाड़ी दाब किस में नापा जाता है, ये नापा जाता है कलाई की धमनी में, ठीक है, कलाई की धमनी। और उस कलाई की धमनी का बायोलॉजिकल नाम होता है रेडियल धमनी। तो अब यहाँ पर ये कितने दाब हो गए, 3, एसपी, डीपी और पीपी, यानी पल्स प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दाब ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर जैसे 130/90 mmHg हो जाए, हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर लेती है। लेकिन अगर यदि इसी का मान 180 mmHg, 200 mmHg हो जाए, तो फिर उस परिस्थिति में हमारी किडनी और ब्रेन जो है, इनके अंदर पाई जाने वाली जो पतली कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज धीरे धीरे फटने लग जाती है, और उनके फटने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो आप सोच रहे होंगे कि सर हाई ब्लड प्रेशर होने पर तो ये हो गया, लेकिन लो ब्लड प्रेशर पर क्या होगा। अगर यदि ब्लड प्रेशर लो हो गया तो अचानक अब हमारे ब्रेन और अन्य अंगों को जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज यानी रक्त की सप्लाई नहीं हो पाएगी, उस कारण व्यक्ति अचेत भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रक्त दाब समझ में आए होंगे। संकुचन के समय जो रक्त तेजी से जा रहा है उसके कारण लगने वाले दाब को एसपी, ठीक है। शीतलन के समय जो धमनियों में रक्त पड़ा हुआ है उसके कारण भित्ति पर लगने वाले दाब को डीपी, और इन्हीं दोनों दाबों के अंतर को क्या कह देते हैं, नाड़ी दाब। अब ब्लड प्रेशर को बाजू की धमनी में नापते हैं और नाड़ी दाब को कलाई की धमनी में नापा जाता है। अब नेक्स्ट जो बीमारी है वो बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बीमारी क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसी बीमारी में और थोड़ा सा डिफरेंस आने पर कई बीमारियों का निर्माण या कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये है धमनी, महाधमनी, ठीक है। अब ये महाधमनी जहां से उत्पन्न होती है उसी के पास से एक और धमनी उत्पन्न होती है, ये धमनी कहलाती है कोरोनरी धमनी। अब ये जो कोरोनरी धमनी है, ये कोरोनरी धमनी क्या काम करवाती है, ये कोरोनरी धमनी आपको बताया था हार्ट को ब्लड उपलब्ध करवाती है, हार्ट को ब्लड, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हृदय जीवन पर्यंत निरंतर संकुचित होता रहता है, तो अब इस हृदय की पेशियों को भी संकुचन के लिए ऊर्जा की और पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कारण इस हृदय को रक्त उपलब्ध करवाने वाली धमनी का नाम क्या है, कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी आगे की ओर जाकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिनमें से एक तो चली जाती है दाएं नीले में और एक चली जाती है बाएं नीले में, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए ज्यादा हानिकारक होती है बाएं नीले वाली, तो अब बाएं नीले वाली धमनी जो है कोरोनरी धमनी, इस कोरोनरी धमनी में देखो ध्यान से सुनिएगा, ये कोरोनरी धमनी है। अब इस कोरोनरी धमनी में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो अपने खान पान या और किसी कारण से इस कोरोनरी धमनी में अंदर की ओर जमाव हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। किसका जमाव हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में इसमें जमाव हो सकता है कैल्शियम का भी हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसके अलावा इसमें प्रोटीन रेशो का भी जमाव हो सकता है, रेशो का जमाव। अब ये जमाव होने से आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो धमनी है, इस धमनी के अंदर का आकार कम हो गया। समझ में आई ये वाली बात। अब इनका जमाव होने से ये जो एक धब्बासा या थक्का बना है इसको कह देते हैं प्लाक। क्या कह देते हैं, प्लाक। और इस प्लाक के निर्माण की क्रिया को ही कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आई क्या ये वाली बात। हृदय को रक्त देने वाली धमनी को क्या कहा, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्रोटीन फाइबर्स का जमाव है या फाइब्रोसिस है। इसके कारण से इसके अंदर वाली सतह पर किसका जमाव, ये इन सब चीजों का क्या हो गया, जमाव। अब जमाव होने के बाद में जो बना है उसको क्या कह देते हैं, प्लाक। अब ये जो प्लाक निर्माण की क्रिया है इसी को कह देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने से इस धमनी का व्यास क्या हो जाएगा, कम। प्लाक के कारण
प्लाक के कारण व्यास क्या हो जाएगा, कम। अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए, व्यास कम यानी ये धमनी सक्रिय हो गई, व्यास कम तो इधर आने वाले रक्त की आपूर्ति कम। ध्यान सुनना, रक्त की आपूर्ति कम हो गई, किसको, रक्त आपूर्ति कम, रक्त आपूर्ति कम किसको हो गई, ये कम हुई है हृदय पेशी को, यानी हृदय की मांसपेशियों को ही रक्त की आपूर्ति कम हो गई। ये तो इसका चित्र है, ठीक है। अब हृदय की पेशियों को आपूर्ति कम हो गई तो अब हृदय पेशियों में चेस्ट में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है, चेस्ट में तीव्र यानी हार्ट मसल्स में बहुत तेजी से तीव्र दर्द उत्पन्न होता है, तीव्र दर्द उत्पन्न। अब ये जो दर्द उत्पन्न हुआ है इसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्या कहेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। तो समझ में आई क्या ये वाली बात, एंजाइना पेक्टोरिस। देखो प्लाक का बनना तो क्या कहलाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति क्या हो गई, कम। रक्त की आपूर्ति कम यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम, रक्त आपूर्ति कम तो O2 की आपूर्ति भी कम, और O2 की आपूर्ति कम तो उसी के कारण चेस्ट में या हृदय में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है, और उसी तीव्र दर्द उत्पन्न को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। समझ में आ गई ये वाली बात। अब ये जो रक्त की आपूर्ति निरंतर कम हो रही है, अब उस आपूर्ति के कम होने के कारण अब यहां से ब्लड, ये प्लाक बन गया, अब ये प्लाक बनने के कारण यहां से आपूर्ति धीरे 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 रक्त की आपूर्ति क्या हो रही है, कम। तो हृदय की पेशियों को, ध्यान से सुनना, रक्त आपूर्ति कम होने से अब हृदय पेशियां, ध्यान सुना, हृदय पेशियों, हृदय हार्ट मसल को O2 और न्यूट्रिशन दोनों प्रॉपर मिलेंगे क्या, नहीं, और न्यूट्रिशन सामान्य नहीं मिलेंगे, और सामान्य रूप से ये नहीं मिलने पर अब धीरे 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 हार्ट मसल्स क्या होने लग जाएगी, नष्ट। अब हार्ट मसल्स नष्ट होने लगे तो इन हृदय की पेशियों का नष्ट होना ही, हार्ट मसल्स का नष्ट होना ही, यही कहलाता है हार्ट अटैक। क्या कहलाता है, हार्ट अटैक, ठीक है। और इसी को हम मायोकार्डियल इन्फारेक्शन भी कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो ये सारी की सारी बीमारियां किसके कारण उत्पन्न हो रही है, केवल एक क्लोट बनने के इन्फारेक्शन। समझ में आ गई है इतनी सी बात। तो अब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सामान्य नहीं मिल रहा तो हार्ट मसल्स क्या होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी, और इन हृदय की पेशियों का नष्ट होना ही क्या कहलाएगा, हार्ट अटैक कहलाएगा, सॉरी हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कहलाएगा। अब हृदय की पेशियां नष्ट हो गई, ध्यान सुना, हार्ट मसल्स क्या हो रही है, नष्ट, हार्ट मसल्स नष्ट। अब हार्ट मसल्स नष्ट हो रही है तो क्या हृदय जितना दाब पहले लगा रहा था उतना दाब लगाएगा क्या, नहीं। तो अब पेशियों द्वारा रक्त पर दाब का मान क्या हो जाएगा, कम, और रक्त पर दाब का मान कम हो जाएगा तो बताओ अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई होगी क्या, नहीं। तो अंगों को O2 या सीधा सीधा कहें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो इसी को कहते हैं हार्ट फेल्योर, यानी हृदय का फेल होना, हार्ट फेल्योर। समझ में आई क्या हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है। ऑक्सीजन की या ब्लड की सप्लाई कम होने पर हार्ट मसल्स का नष्ट होना तो क्या है, हार्ट अटैक। अब हार्ट की मसल्स नष्ट हो गई तो वो अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएगी तो उसी को क्या कहेंगे, हार्ट फेल्योर। सही है। अब ये जो हार्ट फेल्योर है उसका हमेशा ये कारण नहीं है, इसका एक कारण और हो सकता है, इसका कारण हो सकता है पल्मोनरी कंडीशन, जिसको फुफ्फुसीय संकुलता भी कहते हैं, कि कई बार फेफड़ों में कंजेशन होने के कारण भी ये क्रियाविधि हो सकती है, फुफ्फुसीय संकुलता के कारण भी हो सकता है, तो मायोकार्डियल हार्ट फेल्योर क्या इसका एकमात्र यही कारण है, नहीं, ये फुफ्फुसीय संकुलता के कारण भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीमारियां आपको समझ में आई होगी कि हृदय को रक्त देने वाली धमनी को क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त दे रही है। अब इस कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, रेसे आदि का जमाव हो जाए तो उससे क्या बन जाएगा, प्लाक का निर्माण हो जाएगा। प्लाक बनने के कारण धमनी का व्यास कम हो जाएगा। धमनी का व्यास कम होने से हृदय की पेशियों को
रक्त की आपूर्ति कम, रक्त की आपूर्ति कम होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम। तो अब चेस्ट में या हृदय की पेशियों में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है और उसी घटना को या उसी रोग को क्या कहते देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। अब अगर यदि हृदय को निरंतर यही कंडीशन रहती है तो अब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सामान्य नहीं मिलेगा और नहीं मिलने पर हृदय की मांसपेशियां क्या होने लग जाएगी, नष्ट। तो हृदय की पेशियों का ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की कमी में नष्ट होना कहलाता है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर उसके बाद में अब हृदय की पेशियां अगर यदि नष्ट हो गई तो क्या अंगों को हृदय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई या रक्त की सप्लाई कर पाएगा, नहीं। अंगों में जाने वाले रक्त का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसी को हम हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। हार्ट फेल्योर का एक और मुख्य कारण होता है फुफ्फुसीय संकुलता यानी चेस्ट कंजेशन या लंग्स में कंजेशन होना। अब एक होता है, ये तो हो गई इनकी बातें, एक होती है कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट और इस हार्ट फेल्योर में क्या अंतर है, कार्डियक अरेस्ट में इसमें SAN बंद। अब SAN बंद तो आपको मालूम होना चाहिए SAN क्या करता है, SAN हृदय का गति निर्धारक होता है। अब SAN बंद हो गया तो हृदय में संकोचन, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और हार्ट बीट बंद होते ही व्यक्ति की इंस्टेंटली क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोगों को कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेल्योर और हार्ट अटैक इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये किसी भी आयु में हो सकती है, किसी भी आयु में, ठीक है, कभी भी हो सकती है, किसी भी आयु में हो सकती है, परंतु सामान्यतः ये होती किसमें है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ, सही है। तो मध्यम और जो वयस्क आयु के या अधिक आयु के जो व्यक्ति है, वयस्क या अधिक आयु के व्यक्ति, उनमें इसकी संभावना अधिक होती है, आयु में संभावना अधिक। समझ में आ गई ये वाली बात। तो अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है कि कोरोनरी धमनी में प्लाक का निर्माण होना, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये इतनी खतरनाक रोग है तो इसका उपचार, तो आप लोगों ने सुना होगा छल्ले डलवाए जाते हैं इसके लिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसके अंदर किसी भी धमनी में से किसी तार को प्रवेश करवा के, स्टेन को प्रवेश करवा के वहां पर ले जाकर इसको इस प्लाक के पास में मतलब उसको अनफोल्ड कर देते हैं, जिससे ये यहाँ से यूं फैला देगा और फैलाते ही ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ब्लड की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ में ही आपकी एंजाइना पेक्टोरिस भी हो गई, हार्ट अटैक क्या होता है ये वाली डिजीज भी हो गई, कार्डियक फेलियर क्या होता है ये भी हो गई और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो इस प्रकार इस एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये होता है बढ़ती हुई आयु के साथ में, बढ़ती हुई आयु के साथ में, बढ़ती हुई आयु के साथ में। अब बढ़ती हुई आयु के साथ में क्या होगा, सुनिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ होती है, उसमें लचीलापन होता है। तो बढ़ती हुई आयु के साथ में धमनी की भित्ति, धमनी की भित्ति, ध्यान से सुनना, इसमें जरूरी नहीं है प्लाक का निर्माण हो, धमनी की भित्ति की प्रत्यास्थता का कम होना, प्रत्यास्थता का कम होना, प्रत्यास्थता कम होना, यही कहलाता है धमनी काठिन्य, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस तो कभी भी हो सकता है, परंतु आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बढ़ती हुई आयु के साथ में धमनी की भित्ति की प्रत्यास्थता कम हो जाती है। अब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो उसके कारण अब क्या करना होगा, अब हार्ट को अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, अधिक प्रेशर, ठीक है, यानी जितना दाब पहले लग रहा था अधिक प्रेशर के साथ में ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो उस कारण से ब्लड पंप करेगा, समझ में आई वाली बात। तो धमनियों की भित्ति की प्रत्यास्थता कम होना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और प्लाक का निर्माण होना एथेरोस्क्लेरोसिस। और इस एथेरोस्क्लेरोसिस के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में हृदय की संबंधित बीमारियां भी समाप्त होती है।